इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में देखा था ऑन द एक्सिस, अब देख रहे हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, या फिर इसको इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो जरा डायग्राम को समझेंगे। क्या बनाया मैंने, डाइपोल है -q + q, इनके बीच का डिस्टेंस l, 2l हो गया, ठीक है। इसका सेंटर लिया O, सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उस पॉइंट पे निकालनी है, तो ये P पॉइंट मान लिया हमने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। P से इस सेंटर की दूरी कितनी लेते हैं हम, x लेते हैं, जैसे उसमें ली थी सेंटर ऑफ द डाइपोल से जिस पॉइंट पे निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डिस्टेंस को x मानते हैं। वहाँ पे इस तरह से मान ली थी, यहाँ पे सेंटर ये रहा, जिस पॉइंट पे निकालनी है वो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे माना। अच्छा, तो अब इस पॉइंट पे देखो जरा, इस पॉइंट पे देखो, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E1 मान लिया मैंने, ये जो E1 है ये इसकी वजह से है, और ये जो E2 है ये इसकी वजह से है। ये उधर जाएगा, ये अंदर की साइड आएगा, आपको पता है पॉजिटिव है बाहर की साइड जाता हुआ, और ये नेगेटिव है ये अंदर की तरफ जाता हुआ। एक वेक्टर यूँ जा रहा है, एक वेक्टर यूँ जा रहा है, नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा हमारा, ठीक है। नेट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस सेक्शन को अगर मैं और सिंप्लीफाई करके थोड़ा अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो साइन थीटा, ओहो ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, ई साइन थीटा, ये भी ई साइन थीटा होगा, ठीक है। और दूसरा भी ये ई कॉस थीटा, और ये भी ई कॉस थीटा होगा ना। ऐसा कुछ है, आप कहोगे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, तो भैया ये ई भी यहाँ पे, तो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा ऊपर, इसलिए ऊपर आपको दिख नहीं रहा है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गए आपस में, ठीक है। अब ये ऊपर वाला यहाँ पे साइन थीटा था, एंगल जो है एंगल के साथ वाला वेक्टर कौन सा होता है, कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। तो थीटा के साथ वाला ये कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा इसका नीचे था, थीटा इस नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा नीचे था, थीटा यहाँ पे था, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और नेट डायरेक्शन में ये कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है ई नेट। अच्छा, तो ई नेट इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरा, ई नेट इक्वल्स में कितना हो जाएगा मेरा, ई कॉस थीटा प्लस में ई कॉस थीटा, यानी कि 2e cos थीटा। अच्छा ठीक है, चलो, तो पहले की तरह ये डायग्राम हमने समझ लिया। तो E1 की वैल्यू निकालो जरा, E1 कितना हो जाएगा, ठीक है। E1 निकालते हैं पहले। E1 कितना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये है फर्स्ट चार्ज, यानी कि इस चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर। अच्छा, अब ये आर कितना होगा, जरा इसको ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये कितना है, कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से E2 कितना होगा, वो भी के क्यू अपॉन में, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर है तो ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि ई जो है ये E1 जो है E2 के बराबर है, और अब मैं इसको E बोल सकता हूँ। ठीक है, जब दोनों सेम ही है तो E बोल लो, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, ओके। तो अब मैंने इसको E मान लिया, और यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, एल एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि अभी आगे उसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आर की जगह पे। तो ठीक है, E1 इक्वल्स टू E2 हो गया, और इसको E मान लिया हमने। तो E नेट हमको 2 E cos थीटा हो गया। अब इसको लो, E नेट इक्वल्स टू में 2 E cos थीटा। ठीक है, 2 E cos थीटा, 2 ये है, E कितना है, ये E1 E2 के बराबर है, और E1 E2 कितने हैं, इंटू में के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉस थीटा एल अपॉन में आर हो जाएगा, एल अपॉन में आर हो जाएगा ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। 2 लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में एल अपॉन में आर। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आर आ रहा है। अब मैंने कहा था कि आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आर स्क्वायर मेरे पास है, आर चाहिए, तो स्क्वायर को इधर बेस के ही रूट बन जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल अपॉन में आर कितना है, आर आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर इधर भेजा, ये आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब क्या करो, अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद करो, पी वेक्टर इक्वल्स टू में क्यू इंटू में 2l वेक्टर। कुछ याद आ रहा है, 2 है, क्यू है और एल भी है। ठीक है, 2 है, एल है और क्यू भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे मैं के अपॉन के पी लिख सकता हूँ, के ये तीनों मिलके क्या बन गए, पी वेक्टर बन गए, अपॉन में कितना रह गया है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसे मिटा दो, यहाँ पे आ रहा, ये हो गया के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अब ये रूट से मल्टीप्लाई करा स्क्वायर को, 3/2 हो गई। अच्छा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ई नेट आ गया कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से कितनी होगी, वो होगी इतनी। अच्छा, अब फिर से वही जनरली वाला केस लगाएंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। मैं फिर से आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक चार्ज ये है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। मेरे को ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत छोटा सा है 2l, और मेरे को यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से।
तो अब खुद देखो इस छोटे से डाइपोल के हिसाब से ये जो इतना सा डिस्टेंस है और ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा सा हो जाएगा और ये बहुत टेंस टू ज़ीरो हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि कौन सा है ये एल, एल जो है बहुत ही छोटा है एक्स से, यहाँ तक कि एल जो है टेंस कर रहा है 0 पे। तो अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये टर्म पूरी 0 हो गई, ये टर्म पूरी 0 हो गई, ठीक है। ये बचा के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा कितना, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब। अच्छा, यानी कि ई नेट एट पी, इस पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल की वजह से। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बहुत ही काम आने वाला, कहाँ लिखो, इसको बता दो। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट, न्यूमेरिकल्स में भी काम आ सकता है और वरना मार्कर में भी आ सकता है, कि स्टडी में भी आ सकता है। क्या कि याद करो, एक्सिस पे अभी निकाली थी लास्ट वीडियो में, एक्सिस पे निकाली थी, कितनी आई थी, 2 के पी अपॉन में एक्स क्यूब आई थी एक्सिस पे, और अब यहाँ पे कितनी आई है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, के पी अपॉन में एक्स क्यूब एट द इक्वेटोरियल पे। तो अब यहाँ से देखो ये इसकी दुगनी है, वो उसकी दुगनी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमको एक मिला है। ठीक है, या यहाँ से अगर हमको कह दे कि न्यूमेरिकल है, उसमें कह दे कि एक्सिस पे इतनी है, अब कुछ भी कहानी बना के उसमें और फाइनली कहते कि बताओ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल पे कितनी फील्ड होगी, तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं उस कहानी को, ऐसी की तैसी में जाने दो, सीधा इक्वल्स इनटू में 2 करो, वो आ गई हमारे पास उसकी, मतलब कि उस इसे रिलेशन से यहाँ से हम निकाल सकते हैं, है ना, इसे रिलेशन से हम यहाँ से कोई सी भी एक दे के दूसरी फील्ड हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, चलो इसके बाद आता है हमारा टॉर्क आएगा, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगी, वही डाइपोल रहेंगे, डाइपोल की वजह से क्या टॉर्क होता है अब की बार वो देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो।